वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज फिर से हम एक और लिटरेचर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेट करती हुई काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं तथा ग्रामर से रिलेट करते हुए भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। ठीक है, और इसी सीरीज़ में आज की हमारी ये वीडियो है। ठीक है, तो आज भी हम लिटरेचर से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। ये जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है ये किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास कॉलरेज, टेनिसन, ब्राउनिंग, शैली। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, पोएम का नाम है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। सोचिए और आंसर कीजिए। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखी हुई पोएम है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैली। ठीक है, इस पोएम को शैली द्वारा लिखा गया था। और किस सन में लिखा गया था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हु हैज अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एसेंट। Who has a love of mystifying and putting his readers on the false ascent? कौन है ये? ऑप्शन है आपके पास लैम्ब यानी कि चार्ल्स लैम्ब, जोसेफ एडिशन, विलियम हैजलिट या लिंड। हु इज द राइटर? आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? यस, इस पोएट का नाम है या इस राइटर का नाम है चार्ल्स लैम्ब। ओके, हु हैज अ लव, चार्ल्स लैम्ब हैज अ लव of mystifying and putting his readers on a false ascent. Okay, now moving to the next question. Yes, इसे देख लेते हैं। Who wrote the poem Endymion? वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए एंडीमियन को किसने लिखा? ऑप्शंस हैं पीवी शैली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हु इज द राइटर ऑफ एंडीमियन? वेरी फेमस पोएम है। किसके द्वारा लिखी गई थी ये? यस, इसके राइटर हैं जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, और जॉन कीट्स कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? यस, ये बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। और इनके कंटेम्परेरी कौन कौन हो गए फिर? रोमांटिक एज। ठीक है, और कंटेम्परेरी कौन कौन है? जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पीवी शैली हैं, एस टी कॉलेज हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनके कंटेम्परेरी हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कमोमोरेट द बैटल ऑफ। देखिए, ये एक वर्क का नाम है। क्या है? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ओके, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। और ये वर्क किसने लिखा है? टेनिसन ने। ठीक है, अब ये कमेमोरेट क्या करता है, मतलब कौन से बैटल के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, ये आपको बताना है। किस बैटल के विषय में चर्चा की गई है? ऑप्शन है आपके पास बालाक्लेवा, क्रीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है एजिनकॉट। ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियनिक वार्स या फिर वॉर्स वार। क्या होगा इसका राइट आंसर? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन वार्स। ओके,
तो ये जो टेनिसन के द्वारा लिखा गया वर्क है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, इसमें नेपोलियनिक वार के बारे में चर्चा की गई है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, से देखते हैं। इसमें कहा गया है रग्बी चैपल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। आपको बताना है जो रग्बी चैपल है जो मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखा गया है, ये किसकी याद में लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास बलाक्लवा, क्रीमिया, एजिनकोट, नेपोलियनिक वार, बोर्स वार। आई थिंक इसके ऑप्शंस गलत हो गए हैं, तो हम इन ऑप्शंस को करेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो रग्बी चैपल जो मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखा गया है वो किसकी याद में? आपके लिए ऑप्शंस हैं, चलो लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, फर्स्ट लिखते हैं टेनिसन, ओके। सेकंड मान लीजिए आप शेक्सपियर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं शेक्सपियर। फर्स्ट टेनिसन है, सेकंड इज शेक्सपियर, थर्ड मान लो आर्नोल्ड, और फोर्थ ऑप्शन इज कीट्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? रुकिए एक बारी मैं दोबारा लिख देती हूँ इन्हें। हमने फर्स्ट ऑप्शन किसे माना था? हमने माना था फर्स्ट ऑप्शन टेनिसन को, इसे लिखते हैं टेनिसन, ठीक है। हमने ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी माना हमने शेक्सपियर, सी है आपका, सी कौन सा ऑप्शन माना था हमने? यस, सी था आर्नोल्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कीट्स, ठीक है। अब बताइए जो रग्बी चैपल लिखा था आर्नोल्ड ने वो किसकी याद में लिखा होगा? देखिए एक ऑप्शन तो इसमें टोटली रॉन्ग दिया हुआ है कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो आर्नोल्ड के खुद के विषय में तो नहीं लिखेंगे ना मेमोरी किस, ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शंस बचते हैं, तो बताइए। सॉरी, ये आर्नोल्ड जो है ये मैथ्यू आर्नोल्ड ना होके इसे लिख लेना आप थॉमस आर्नोल्ड है ये, ठीक है। क्या है? थॉमस आर्नोल्ड। तो ये भी हमारा ऑप्शन में है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर थॉमस आर्नोल्ड ही है, ठीक है, थॉमस आर्नोल्ड। तो थॉमस आर्नोल्ड की याद में मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये वर्क लिखा था जिसका नाम था रग्बी चैपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ही लैंड अस एज वी ले एट बर्थ on the cool flowery lap of earth in the above lines he stands for। मतलब ये जो लाइंस दी गई हैं इसमें जो ही वर्ड आया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसके बारे में ये लाइन है? he led us as we lay on birth on the cool flowery lap of earth। बताइए ही किसे स्टैंड्स करता है? ऑप्शन है आपके पास शैली, गॉथ, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये है कीट के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द, सॉरी ये है शैली के विषय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पीबी शैली, ओके। तो ही किसे स्टैंड्स करता है यहाँ पर? पीबी शैली को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, से देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोड। अच्छा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है द कप, स्ट्रेटफोर्ड और द सिस्टर्स, बोथवेल। सोचिए, आंसर कीजिए। द कप, स्ट्रेफोर्ड, द सिस्टर्स, बोथवेल। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, टेनिसन के द्वारा कौन सा वर्क लिखा गया है इसमें से? ये लिखा था द कप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द कप। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डिकेंस वर्क्स हैव ऑप्शन है ह्यूमर एंड पैथोस, नीदर ह्यूमर नॉर पैथोस, ह्यूमर बट नो पैथोस, पैथोस बट नो ह्यूमर। क्या होगा इसका राइट आंसर? डिकेंस का जो वर्क्स हैं, डिकेंस के जो जितने भी कार्य हैं वो किस पर डिपेंड है, मतलब डिकेंस की मेनली थीम क्या रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास ह्यूमर एंड पैथोस, नीदर ह्यूमर नॉर पैथोस, ह्यूमर बट नो पैथोस और पैथोस बट नो ह्यूमर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ह्यूमर एंड पैथोस। ठीक है, डिकेंस के वर्क की ये मेन थीम है, ह्यूमर और पैथोस। नाउ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लाइन गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम में ये देखने को मिलती है लाइन? लाइन है गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। ऑप्शन है आपके पास डिजाइन, मेंडिंग वॉल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और देखिए, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर को सोचना है और फिर अपने आंसर को मैच करना है कि कौन सा आपके कितने आंसर्स राइट हो रहे हैं। ओके, तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? द लाइन गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंडिंग वॉल। ओके, मेंडिंग वॉल, इसमें नियबर्स की कहानी रहती है बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th है ब्लिस वाज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. What was the great event Wordsworth had in mind while writing the outline? आपको बताना है कि जब वर्ड्सवर्थ ऊपर दी हुई जो लाइनें इन्हें लिख रहे थे तो वो कौन सा ग्रेट इवेंट था। ठीक है, मतलब ऐसा क्या सोच रहे थे वर्ड्सवर्थ अपने दिमाग में। ऑप्शन है आपके पास हिज मैरिज, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स, हिज फ्रेंडशिप विद कॉलेज या फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, वर्ड्सवर्थ के दिमाग में क्या चल रहा था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय। ये द ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन है टी.एस. इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसी मैजिकल। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। किसने लिखा है ये वर्क? देखिए, कमला दास का तो नहीं है, ना ही ये मुल्कराज आनंद का है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बताइए किसका है ये, टी.एस. इलियट या निसी मैजिकल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट। ओके, द ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम्स ये वर्क है टी.एस. इलियट का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। आपको बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड ऑन क्लियर कॉल फॉर मी। बी है कोल्डली सैडली डिसेंट्स द ऑटम इवनिंग। क्या ये आर्नोल्ड ने कहा है? क्या ऊपर वाली लाइन टेनिसन की है? आपको सोचना है और जवाब देना है। ऑप्शन सी है इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, विटमैन, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। ठीक है, ये इसी में मिक्स है। ऑप्शन नंबर डी इज ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉयज आर स्पॉइल्ड बाय यूज।
या बाय अस? बताइए क्या ये लाइन सैली की है? तो इसमें से कौन सा नॉट मैच, मतलब कौन सा मिसमैच है, ये हमें बताना है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए फर्स्ट लाइन जो दी है, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड ऑन क्लियर कॉल फॉर मी, ये लाइन टेनिसन की ही है, ये करेक्ट है। ठीक है, अगर देखा जाए सी, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, ये भी विटमैन की है। ठीक है, ओ कैप्टन माई कैप्टन से ही है इनफैक्ट ये। और नेक्स्ट है आपके लिए, ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉय आर स्पॉइल्ड बाय अस या बाय यूज, तो ये शैली की ही लाइन है। लेकिन कोल्डली शैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग, ये लाइन आर्नोल्ड की नहीं है। तो मिसमैच करने वाला आंसर कौन सा हो गया हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्ट विटमैन इज नन एज अ पोएट ऑफ, बताइए वॉल्ट विटमैन को किस टाइप का पोएट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सेक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मेन थीम बेसिकली क्या रही है वॉल्ट विटमैन के वर्क की, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जो वाल्ट विटमैन थे, उन्होंने ही बहुत ही अच्छी पोएम अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, उनकी मृत्यु के बाद लिखी। ठीक है, उसे इलेजी भी कहा जाता है, उसका नाम था ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, और वाल्ट विटमैन ज़्यादातर जो माने जाते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए माने जाते हैं, मतलब इनकी मेन थीम जो भी मिलेगी आपको वो डेमोक्रेसी से रिलेट करती हुई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एपिग्राफ ऑफ वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम, जो वेस्टलैंड है इसका एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास, वर्जिल, पेट्रोनियस, सेनेका, होमर। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, वेस्टलैंड का एपिग्राफ कहाँ से बोरो किया गया है? यस, इसे बोरो किया गया है होमर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज, किसने द वेस्टलैंड को अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज बोला है? ऑप्शन है आपके पास, एलन टेट, जेसी रैंसम, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लेविस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हु कॉल्ड द वेस्टलैंड्स म्यूजिक ऑफ आइडियाज? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, वेस्टलैंड के विषय में ये बात जो कही है, म्यूजिक ऑफ आइडियाज, ये कही है एलन टेट ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। T.S. Eliot has borrowed the term unreal city in first and third section from, बताइए टी.एस. एलियट ने जो अनरियल सिटी फॉर्म बोरो किया है फर्स्ट और थर्ड सेक्शन में, कहाँ से किया है? ऑप्शन है आपके पास, बॉडेलेयर, इरविंग डेविड, दांते या लेफ्रोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। T.S. Eliot has borrowed the term unreal city in first and third section from, yes, ये borrowed किया था दांते ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड, अब कौन सा मिथ है जो वेस्टलैंड में दिखाई नहीं देता, मतलब हमें देखने को नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन है आपके पास, एडिपस, जो एडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्रेल लिजेंट ऑफ फिशर किंग, सी है फिलोमिला, एंड डी ऑप्शन है साइसिफस। क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब वेस्टलैंड में किसके ग्रीक मिथ के बारे में बात नहीं कही गई है, किसके मिथ के बारे में चर्चा नहीं है?
ये आपको बताना है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, इडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है वेस्टलैंड में, आगे ग्रेट लीजेंड ऑफ फिशरमैन इसके बारे में भी बताया गया है, और फिलोमेला इसके बारे में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिसिफस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रेगरी इज पीप्स। अच्छा, आपको बताना है कि ये कैरेक्टर कौन से प्ले में है, पहले तो ये बताइए, और आपको बताना है जो ग्रेगरी जो थे वो पीप्स के क्या रिश्ते में क्या लगते थे। ठीक है, क्या थे वो, ब्रदर थे, ब्रदर इन लॉ थे, गार्जियन थे, या फिर कजिन थे। ये दोनों कैरेक्टर पिप और जो ग्रेगरी ये कौन से वर्क में देखने को मिलते हैं? यस, ये मिलते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये जो वर्क है बहुत ही फेमस वर्क है, जिसमें प्रोटेगोनिस्ट तो पिप है, और अगर विलेन वाली क्वालिटी देखी जाए तो किसमें है, मिस हेविनशम में। ठीक है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आपको बताना है कि जो ग्रेगरे हैं उनका पीप के साथ क्या संबंध था। ऑप्शन है ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, गार्डियन, या फिर कजिन। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, वैसे तो उनके दो रिलेशन इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सही हैं। वो मतलब बेसिकली जो ग्रेगरे जो थे ये पीप के सिस्टर के हस्बैंड थे। ठीक है, तो अब ब्रदर इन लॉ तो उल्टा पीप हुआ ना इनका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, गार्डियन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेला इज द डॉटर ऑफ। एस्टेला किसकी डॉटर थी? ऑप्शन है आपके पास, जो ग्रेगरी, एबेल मैकबिच, मिस हेविनशम, बेंटले ड्रमल। बताइए, एस्टेला किसकी डॉटर थी? सोचिए, आंसर कीजिए। एस्टेला इज द डॉटर ऑफ, यस, जो ग्रेगरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी। अब जॉन रस्किन की ऐसी कौन सी बुक थी जिसने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? ऑप्शंस हैं सी सेम एंड लिलीज, बी है द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, सी है अनटू दिस लास्ट, और डी है फोर्स क्लेबिगेरा। क्लेबिगेरा, बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? Who was the John Ruskin's influenced Mahatma Gandhi? Sorry, which book of John Ruskin's influenced Mahatma Gandhi? तो बताइए, कौन सी बुक थी जॉन रस्किन की ऐसी जिसने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जो इनकी जॉन रस्किन की बुक है उसका नाम है अनटू दिस लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी फेमस पोएम। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, डेली आपको इसी चैनल पर लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, ग्रामर के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप सभी को सॉल्व करके अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।